गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज अमित त्रिपाठी एंड नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित त्रिपाठी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित त्रिपाठी पर स्वागत है। सभी को नमस्कार। तो चलिए मैं आपको जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नाउन का मैं अगला टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है केस। अब केस जो होते हैं, केस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? केस को हिंदी में हम कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं हिंदी में। ठीक, केस को हिंदी में कारक कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि केस होते क्या है। तो ध्यान की समझिए पहले। केस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध, नाउन या प्रोनाउन का संबंध किससे बताएंगे? दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन वर्ड्स को हम केस कहते हैं। ठीक, अगर केस वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध बाकी के दूसरे शब्दों के साथ बतलाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि अंग्रेजी में और केस हमारे चार होते हैं। अंग्रेजी में कितने भेद होते हैं? केस के चार होते हैं। आपसे कोई पूछ लेता है कि अंग्रेजी में कितने केसेस होते हैं, तो आप बताएंगे अंग्रेजी में हमारे जो केस होते हैं वो चार होते हैं। ठीक, अब वो कौन से होते हैं समझ लीजिए। पहला हमारा होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का दूसरा हमारा नाम होता है सब्जेक्टिव केस। ठीक, दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम होता है हमारा एक्यूजेटिव केस। ठीक, तीसरा हमारा होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस का दूसरा नाम हमारा होता है जेनेटिव केस। ठीक, और अगला चौथा जो हमारा होता है वो होता है वोकेटिव केस। ठीक, तो अंग्रेजी में हमारे कुल मिलाकर करके कितने केस होते हैं? अंग्रेजी में कुल मिलाकर के हमारे चार केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और वोकेटिव। ठीक, तो अब हम वन बाई वन एक एक को डिस्क्राइब कर लेते हैं और समझ लेते हैं वो कैसे बनते हैं और क्या इनका काम होता है। चलिए, तो पहला हमारा सामने स्क्रीन पर है, पहला नंबर हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता कारक। वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ध्यान देंगे, वाक्य के जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब शुद्ध भाषा में समझ लीजिए, अर्थात नॉमिनेटिव केस के ही नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट में किया जाता है। अब ध्यान देंगे इस चीज़ का कि जो वर्ड, कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर हमारा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा होगा, सच काइंड ऑफ वर्ड विल बी कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने, आई सेड टू राम या राम सेड टू मी। अब प्रथम वाक्य में आई नॉमिनेटिव केस में है, दूसरे वाक्य में दो वाक्य आपके सामने, आई सेड टू राम और राम सेड टू मी। तो आई सेड टू राम में हमारा जो आई है वो हमारा नॉमिनेटिव केस है, जबकि दूसरे सब्जेक्ट में हम दूसरा जो हमारा सेंटेंस है उसमें राम नॉमिनेटिव केस में है। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा पहला जो सेंटेंस है, पहला वाला, उसमें आई हमारा नॉमिनेटिव केस है और दूसरा हमारा है उसमें राम हमारा नॉमिनेटिव केस है। क्लियर हुआ? अब पहले वाले में आई हमारा क्या है? प्रोनाउन है, और दूसरे वाले में राम हमारा नाउन है। क्लियर हुआ? अर्थात तो वह शब्द, वह नाउन या प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट का कार्य करेगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। अब ऑब्जेक्टिव केस में भी समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस को हम कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक। अर्थात वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा उस नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अर्थात वाक्यों में कर्म के रूप में हमेशा ही ऑब्जेक्ट केस के नाउन या प्रोनाउन को प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए एक चीज़, अब जब नाउन या प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करने लगे, उसके कर्म का काम करने लगे, तो वो नाउन या प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक, अब दो एग्जांपल हमारे सामने पुनः फिर दिए हैं, आई सेड टू राम और राम सेड टू मी। तो देखिए मैं बात किसकी करूँगा? ऑब्जेक्ट की बात करूँगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट में दिया पीछे पहले वाले सेंटेंस दिया राम, तो राम हमारा यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरे वाले में हमारा क्या है? मी, तो दूसरे वाले में मी हमारा क्या है? वो ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन ध्यान दे रहे हैं, पहले वाले में राम हमारा नाउन है और दूसरे वाले में मी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। तो आप देखिए यहाँ पहले वाक्य में राम ऑब्जेक्टिव केस के नाउन और दूसरे वाक्य में मी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के उदाहरण है। ठीक, आप समझ पा रहे हैं? अर्थात पहले वाले में जो राम है वो हमारा क्या है? नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्टिव केस का। दूसरे वाले में मी हमारा क्या है? प्रोनाउन है, काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक, अर्थात नाउन या प्रोनाउन जब किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। चलिए, ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि जब किसी नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है तब उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु किसी प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में होता है तब उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिए कि जब किसी नाउन का प्रयोग होगा, नाउन का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में जब ऑब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में हो तो वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करेगा। कौन सा? जो नाउन होगा, लेकिन प्रोनाउन अपनी फॉर्म को चेंज कर देगा। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा हमारा नंबर है पजेसिव केस। तीसरा नंबर हमारा क्या है? पजेसिव केस। पजेसिव को हम हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। क्या कहते हैं? संबंध कारक। अब ध्यान दीजिए, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ निकट में या अधिकार में संबंध बतलाया जाता है तो उस नाउन प्रोनाउन को हम पजेसिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? पजेसिव केस कहते हैं। अब ध्यान देंगे, जब किसी वर्ड से किसी दूसरे वर्ड के साथ कोई संबंध दिखाया जाए या फिर उस पर अधिकार दिखाया जाए तो वो हमारा कहलाएगा पजेसिव केस।
पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार होना, किसी चीज़ से संबंध हमारा होना। तो आप एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं, माई पेन, एग्जाम्पल में देखिए माई पेन, तो पेन तो है लेकिन पेन किसका है, मेरा, तो मेरा उस पेन पर अधिकार है। दूसरे में क्या है, राम्स ब्रदर, राम का भाई, भाई तो है लेकिन किसका भाई है, राम का, और भाई और राम दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही सेंटेंस में जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग पजेसिव केस में करना होता है तब हम उस प्रोनाउन को पजेसिव केस के रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु जब किसी नाउन का प्रयोग पजेसिव केस में करना होता है तब हम उसके साथ, ध्यान दीजिए इस चीज़ का, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग पजेसिव केस में करना होता है तो उस प्रोनाउन को पजेसिव केस के रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु नाउन का करना होता है तब उस नाउन के साथ हम ऑफ या एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अर्थात प्रोनाउन का कर रहे हैं तो हम प्रोनाउन के फॉर्म में ही रखेंगे उसको। जैसे मैंने लिया आई, तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, आई का हमारा पजेसिव केस बनेगा माई। लेकिन जब नाउन आ रहा है, जैसे राम आया है, तो राम का हमारा नहीं होगा, राम का क्या होगा, या तो उसके साथ हम ऑफ लगाएंगे या उसके साथ हमारा एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ओके, चलिए तो देखिए एग्जांपल भी समझ पा रहे हैं आप, ये नीचे एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल में दिए हैं द वाटर ऑफ गंगा और द सॉइल ऑफ इंडिया। राम्स ब्रदर, ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा राम्स ब्रदर, ठीक, तो हमारा ये क्या है, राम हमारा नाउन है, ब्रदर भी हमारा नाउन है, तो हमारा क्या है, हमें इसके साथ हमारा या तो ऑफ लगाना पड़ेगा या एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। लेकिन प्रोनाउन क्या करेंगे, प्रोनाउन की अपनी अपनी फॉर्म अलग चीज़ होती है। ठीक है, अब चलते हैं एपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग से संबंधित नियम। अब बात कर लेते हैं जो एपोस्ट्रोफी एस है उनसे संबंधित कुछ रूल हैं, उन रूल्स को पढ़ लेते हैं। चलिए वन बाय वन हम उन रूल को क्लियर करते हैं। पहला रूल नंबर 1 दिया है हमारा, ध्यान दीजिए, रूल नंबर 1 को समझते हैं। रूल नंबर 1 में दिया है मुख्य रूप से सिंगुलर सजीव प्रॉपर नाउन के अंत में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सिंगुलर भी हो वो और सजीव भी हो, प्रॉपर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसकी पजेसिव बनाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, अर्थात अगर कोई भी हमारा नाउन प्रॉपर नाउन है और वो सिंगुलर है और सजीव भी है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, उसका पजेसिव बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक, एपोस्ट्रोफी एस का। तो देखिए एग्जाम्पल दीजिए, राम्स पेन और सुमित साउस। तो राम हमारा क्या है, सजीव है, सुमित हमारा क्या है, सजीव है, सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक, क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले नंबर के रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग किया गया है, अगर किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग है, प्लूरल नाउन है और एस ऑलरेडी पहले से है, तो हम केवल एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगाएंगे और उस लगा करके हम उसका पजेसिव केस बना देंगे। अर्थात क्या कह रहा है कि ऑलरेडी किसी भी प्लूरल नाउन के लास्ट में एस है तो हम उस एस के साथ केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस पूरा नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉय का हमारा प्लूरल लगा हुआ है यहाँ पर बॉयज़, लड़कों, तो वहाँ एपोस्ट्रोफी ही लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस पूरा नहीं लगेगा। ठीक, इसी प्रकार से गर्ल्स हॉस्टल। क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं किया गया है, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस का प्रयोग नहीं किया गया है तो हम पूरा एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यदि एपोस्ट्रोफी एस एस नहीं दिया है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, और वो वर्ड हमारा प्लूरल भी है तो हम एपोस्ट्रोफी एस पूरे का प्रयोग, वीमेंस कॉलेज और मेंस हॉस्टल। ओके, तो यहाँ देखिए मैन हमारा क्या है, MEN का, MEN प्लूरल है, तो इसकी कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस पूरा का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला है रूल है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को ध्यान से समझेंगे। यदि प्रकृति का प्रयोग सजीव के रूप में किया गया है, प्रकृति है उसको हम सजीव मान लें, तब भी हम एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करके उसका पजेसिव बना लेते हैं। प्रकृति की चीज़ें हैं, वो प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन उनको हम सजीव मान लेंगे। अर्थात उनको हम क्या मान लेंगे, जब हम उनको पर्सोनिफाई कर लेंगे, तो इन दैट केस वी विल यूज एपोस्ट्रोफी एस टू मेक द पजेसिव केस। तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके वहाँ पर पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे नेचर्स ब्यूटी, हेवंस मर्सी, डेथ्स आइसी हैंड, फॉर्च्यून्स फेवरेट ETC। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल नंबर हमारा है रूल नंबर 5। तो देखिए रूल नंबर 5 क्या कह रहा है। रूल नंबर 5 में दिया हुआ है हमारा कि समय बताने वाले संज्ञाओं के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। समय बताने वाले, 1 डेज लीव, एग्जाम्पल समझे, 1 डेज लीव, 2 डेज लीव, अ मोमेंट्स डे, अ वीक्स लीव, अ मंथ्स एब्सेंस। अर्थात समय बताने वाले शब्द भी होंगे तो भी हम उनके साथ पजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, और फिर भी आपको अगर कोई कंप्लेन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 6 का। रूल नंबर 6 में देखेंगे परिमाणवाचक
परिमाणवाचक निर्जीव वस्तुओं अर्थात वजन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पजेसिव बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो हमारी क्वांटिटी बताएंगी और वो हमारा वेट बताएं, तो हम वहाँ पर पजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस क्या करते हैं, 1 किलोग्राम्स वेट, 1 टन्स वेट, 2 किलोग्राम्स वेट, ग्राम्स वेट, अर्थात वजन की बात भी हो और वो हमारी क्या है, उनको हम क्या कर पाएँ, उनको हम गिन नहीं पाएँ, उनकी क्वांटिटी बता पाएँ, तो इन दैट केस हम पजेसिव केस बनाने के लिए वहाँ क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, तो हमारा रूल नंबर, आई थिंक रूल नंबर 6 भी हमारा क्लियर हुआ। अब चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 में दिया है मनी की इकाइयों के साथ। रूल नंबर 7 में देखिए, मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके बाद वैल्यू वर्थ का प्रयोग हुआ हो, अर्थात पैसों की बात की हो, धन की बात हो और उसके साथ हमारा वैल्यू लगा हो या वर्थ लगा हो, तो भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं। आ रुपीज़ वैल्यू, आ पाउंड्स वर्थ, ठीक, 1 रुपये की कीमत, ऐसे ही 1 पाउंड की वो कीमत। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मनी की इकाइयों के साथ भी हम वैल्यू का प्रयोग किया गया हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 में ध्यान देंगे, रूल नंबर 8 कह रहा है कि स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। स्पेस, थोड़ा सा स्पेस बताएगा अगर वो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे। कब, जब हम उसका पजेसिव बनाएंगे, अ नीडल्स पॉइंट, अ बोट्स लेंथ, अ रेजर्स एज, ठीक ठीक, एक सुई का नुकीला भाग, अ बोट्स लेंथ एक नाव की लंबाई, अ रेजर्स एज एक उस तरह का किनारा, ठीक है। चलिए, तो उस कंडीशन में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर देते हैं जब उसका पजेसिव केस बनाएंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 को ले लेते हैं। रूल नंबर 9 में क्या दिया है, देखिए समझिए, कंपाउंड्स नाउन के अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पजेसिव केस बनाना। अब देखिए ध्यान, जो रूल नंबर 9 को बहुत ध्यान से समझेंगे कि कंपाउंड नाउन अगर है तो कंपाउंड नाउन में क्या करेंगे, उसका पजेसिव बनाने के लिए जो अंतिम शब्द होगा उसी में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, उसके हम पहले वाले शब्द में नहीं लगाएंगे। जो अंतिम शब्द होगा उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसका पजेसिव बना देंगे। एग्जांपल समझ लीजिए, फादर इन लॉज ऑफिस, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, इंजीनियर इन चीफ्स हाउस, स्टेप्स सन्स प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हैं पहले वर्ड में नहीं, जबकि उनके जो बाद वाले शब्द हैं हमारे, उन बाद वाले शब्दों में ही हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। क्लियर हुआ? आई थिंक रूल नंबर 9 हमारा क्लियर होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। रूल नंबर 10 में दिया हुआ संयुक्त अधिकार। संयुक्त अधिकार अर्थात जॉइंट पोजेशन बतलाने के लिए भी हम अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पजेसिव केस बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, संयुक्त पोजेशन क्या होता है, अर्थात दो नाउन एक साथ जुड़ जाएं और वो किसी कंजंक्शन से जुड़ें, तो हम बाद वाले के साथ, किसके साथ जुड़ेंगे, बाद वाले, अंतिम वाले के। जैसे राम एंड श्याम्स हाउस, एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, राम एंड श्याम्स हाउस, सोहन एंड मोहन सोप, धनंजय एंड मृत्युंजय जॉइंट अकाउंट। जब कोई भी दो नाउन हमारे एंड से जुड़ रहे हों, किसी कंजंक्शन से जुड़ रहे हों, तो बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम पजेसिव केस बनाएंगे। आई थिंक रूल नंबर 10 भी आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। रूल नंबर 11 में ध्यान देंगे, रूल नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित इडियम्स एंड फ्रेजेस में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। इनको आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। तो इडियम्स फ्रेजेस हमारे क्या कर दिए हैं, द बोट्स क्रू, द शिप्स पैसेंजर, अ स्टोन्स थ्रो, ट्रेन्स अराइवल एट वंस विट्स एंड, आउट ऑफ हार्म्स वे, द सोल्स डिलाइट, द ओशंस रो, द सन्स रेज, द हार्ट्स कंटेंट, द अर्थ क्रिएचर, हेवंस विल। ओके, चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। रूल नंबर 12 में क्या दिया है, ईच अदर वन अनदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल समझेंगे। देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है, सारिका हैज फाउंड समवन बुक। समवन बुक नहीं होगा, समवंस बुक होगा। क्या होगा, समवंस बुक होगा। तो हमारा जो नीचे वाला सेंटेंस है वो हमारा सेंटेंस करेक्ट है, ऊपर वाला सेंटेंस हमारा गलत है। ठीक, परंतु उपरोक्त प्रोनाउन के बाद एल्स का प्रयोग किया गया हो। ध्यान दीजिए, खंडन क्या है इसका, परंतु उपरोक्त प्रोनाउंस के बाद एल्स का प्रयोग किया गया हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स में किया जाता है। उस वर्ड के साथ नहीं करेंगे, एल्स के साथ करेंगे। एग्जाम्पल समझिए, तो दूसरा इसमें दिया है, राखी लाइक एवरीबडी एल्स सजेस्टिंग, तो हमारा नीचे वाला सेंटेंस सही होगा। इसी प्रकार से वी लाइक वन अनदर पेंस। ठीक, अगर एल्स लग जाएगा तो हम एल्स के साथ लगाएंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। आई थिंक 13-14 रूल हैं, इनको समझ लेते हैं। रूल नंबर 13 में दिया हुआ है, रूल 13 में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि अराइवल और डिपार्चर के पहले आने वाले नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। अराइवल और डिपार्चर के पहले आने वाले नाउन, जैसे शिप्स अराइवल, ट्रेन्स डिपार्चर, प्लेन्स अराइवल, ETC। अराइवल और डिपार्चर लगे हों, उनसे पहले कोई नाउन आ रहा हो तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, अराइवल डिपार्चर में नहीं करेंगे। अगला रूल है रूल नंबर 14। रूल 14 में ले लेते हैं, यदि किसी नाउन के साथ, 14 में या किसी के नाउन के साथ नाउन इन पोजीशन का प्रयोग किया हो, नाउन इन पोजीशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। नाउन इन पोजीशन क्या होता है,
नाउन इन अपोजिशन वो होता है कि जब कोई वर्ड हो, उस वर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया गया हो, अर्थात वो वैसा नहीं हो लेकिन उसके बारे में बता दिया जाए। ही इज संजीव। अब संजीव कौन है? माई फ्रेंड्स फादर। कौन है वो? माई फ्रेंड्स फादर है, अर्थात मेरे फ्रेंड पिताजी के मित्र के पिताजी कौन है? संजीव हैं। तो संजीव को एक्सप्लेन किया गया, तो हमारा ये नाउन इन अपोजिशन होगा। तो उस नाउन अपोजिशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। ही इज़ माई फ्रेंड संजीव्स फादर। कहने का मतलब देखिए, ही इज़ माई फ्रेंड संजीव्स फादर। अब समझ पा रहे हैं जो पिताजी कौन है? वो संजीव है, संजीव के पिताजी की बात हुई है। ठीक है, अगला चलते हैं आगे रूल नंबर 15 में। रूल नंबर 15 में आप देखिए, जेरेंड के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को पजेसिव केस में रखा जाता है। जेरेंड के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को पजेसिव में। अब देखिए, जेरेंड जो आएंगे, जेरेंड से पहले जो हमारे नाउन आएंगे उनको किस में रखा जाएगा? पजेसिव केस में। तो एग्जांपल देखिए, ही अप्रिशिएट योर सिंगिंग। देखिए पहले वाले ही अप्रिशिएटेड यू सिंगिंग नहीं हुआ, अप्रिशिएटेड योर सिंगिंग होगा। ठीक है, ऐसे ही जो ही स्टॉप मोनूज बिहेविंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो लगभग आपके 15 रूल पूरे हुए। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दें। अब आगे देखिए, केस चार्ट को दिया हुआ है। केस चार्ट हमने आपको बताए थे कि एक्सप्लेन किया गया था शुरू में कि जो सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम हमारा होता है नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका दूसरा नाम होता है कैजुएटिव केस। पजेसिव केस होता है उसका दूसरा नाम हमारा होता है जेनेटिव केस। ठीक, अगला होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए, अब ये चार्ट आपका दिया हुआ है, इस चार्ट को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो देखिए, आई होता है सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, उसका पजेसिव केस माई होता है, प्रोनाउन हमारा होता है माइन। ऐसे वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से दे, देम, देयर, देयर्स, राम, राम्स, राम्स। ठीक है, अब बात करते हैं वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस हमारा रह गया था, उस वोकेटिव केस को भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अब वोकेटिव केस क्या होता है समझिए। वोकेटिव केस में हमारा होता है संबोधन कारक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाएगा तो उस नाउन को क्या करेंगे? जब उसको एड्रेस करेंगे तो उस नाउन प्रोनाउन को हम वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेसल कहते हैं। क्या कहते हैं? केस ऑफ एड्रेस या वोकेटिव केस है। किसी को संबोधित करेंगे नाम लेकर के, जैसे राम, कम हियर, राम यहाँ आओ। अतुल, गो देयर, कम हियर, आशीष, गो देयर, जया। अर्थात उसको नाम लेकर के हम संबोधित करते हैं। तो ऐसे वर्ड हमारे क्या किस केस में होंगे? वो हमारे वोकेटिव केस होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आज आपका जो वीडियो रहा वो आपके नाउन केसेस पर आधारित रहा। ठीक है, तो अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और कोशिश करूँगा कि मैं डे बाई डे अपने वीडियोज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।